को ब्रीफिंग के लिए इशारा कर दीजिएगा। हेलो स्टूडेंट, आई एम अशोक कुमार and I am teaching you about subject of physics. Physics is the branch of science. साइंस का कई ब्रांच है। फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो एंड सो ऑन। हालांकि होम साइंस भी है, ज्योग्राफी भी साइंस का ही पार्ट है। तो पढ़ने का तीन बेस है, तीन प्लेटफॉर्म है, तीन आधार है। पहला है लक्ष्य, टारगेट। आज हम फर्स्ट चैप्टर से फर्स्ट क्वेश्चन को एराइज कर रहे हैं। फर्स्ट है तुम्हारा टॉपिक डायमेंशन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इंपॉर्टेंट से मतलब ये हुआ जितना भी तरह का तुम कंपटीशन दोगे, आइदर इट इज कंसर्निंग विथ बायोलॉजी, ये डॉक्टर, इंजीनियरिंग और अदर सेक्शन में भी, इवन आईएएस वगैरह का क्लास होता है। बीपीएससी में अगर तुम फिजिक्स चैप्टर रखते हो तो इसमें भी डायमेंशन से सवाल पूछा जाता है। और अगर ये कहा जाए कि AIEEE या नीट वगैरह में तो डायमेंशन से हर साल क्वेश्चन रहता है। तो टारगेट हो गया डायमेंशन। फर्स्ट प्लेटफॉर्म तुम्हारा हुआ लक्ष्य। डायमेंशन है मेरा लक्ष्य। डायमेंशन के बाद आता है चिंतन और मनन। तो अब हम सेकंड प्लेटफॉर्म चिंतन में चलते हैं। डायमेंशन, व्हाट इज डायमेंशन, क्यों हम डायमेंशन को पढ़ रहे हैं, क्यों डायमेंशन ये टॉपिक मेरे सामने आया। तो डायमेंशन को जानने के लिए, इसके यूज को जानने के लिए, इसके एक्सप्लेनेशन को जानने के लिए हमको फिजिकल टर्म जानना होगा। फिजिकल टर्म फिजिक्स से रिलेटेड है। फिजिक्स मतलब इन्वेंशन, एक्सप्लेनेशन, मेजरमेंट एंड यूजेज ऑफ लॉ ऑफ नेचर कंसर्निंग विथ मैटर, एनर्जी। तो फिजिक्स के टोटल ब्रांच में मैटर और एनर्जी का ही सब्जेक्ट रखा हुआ है। इसके बीच क्या रिलेशन है, मैटर क्या है, कैसे मैटर से एनर्जी गेन करेंगे, एनर्जी को किस तरह से यूज करेंगे, ये सब टोटल फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट ये फिजिक्स के रेंज में आता है। तो अब आता है फिजिक्स, ये डायमेंशन से रिलेटेड या डायमेंशन को जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा फिजिकल टर्म। तो फिजिकल टर्म आया नेक्स्ट प्लेटफॉर्म में, फिजिकल टर्म, द टर्म व्हिच इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स। सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स मतलब हुआ मेजरमेंट, एक्सप्लेनेशन, यूजेज, ये सब कंसर्निंग विथ मैटर, एनर्जी एंड रिलेशन बिटवीन इट। तो हर सब्जेक्ट का अपना अपना टर्म है। स्पीड, वेलोसिटी, मास, लेंथ, टाइम, ऑल दीज आर इनसाइड द फिजिकल टर्म। तो फिजिकल टर्म को हम डिफाइन कर सकते हैं, सच टर्म व्हिच डिफाइंस द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स। सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स क्या हुआ? सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स हुआ सब्जेक्ट रिलेटेड विथ द मैटर, एनर्जी एंड रिलेशन बिटवीन इट। अब फिजिकल टर्म पे हम आते हैं। तो फिजिकल टर्म को कई साइंटिस्ट ने कई ढंग से कई पार्ट में बांटा है। तो एक स्टाइल है फिजिकल टर्म को एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस। कुछ टर्म ऐसा है जो इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं करता है। ये गॉड का, ऊपर वाला का ये नियम है कि कुछ ऐसा फंडामेंटल एलिमेंट को दिया है हम लोग के बीच जिससे कि सारा सिस्टम बनता है। जैसे हम लोग का शरीर है, क्षितिज, जल, पावर, पवन, शरीर, 5 तरह का एलिमेंट है, तुम जान रहे हो। उसी ढंग से पूरे फिजिक्स का जितना भी फिजिकल टर्म है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिर्फ 7 टर्म पे झुका हुआ है। फिजिकल टर्म 7 टर्म तुम लोगों से बहुत जानते होंगे। मास, लेंथ, लेंथ को डिस्टेंस भी कर सकते हैं, अभी हम लेंथ लिखते हैं इसको। टाइम, इस शुरू में जब इसका जॉब पड़ा था तो उस समय यही 3 फंडामेंटल फिजिकल टर्म था। उसके बाद
4 और अटैच किया, जब साइंस एडवांस किया तो 4 और अटैच किया, ठीक है। मास लेंथ टाइम 3 हुआ बेसिक जो शुरू में चलता था। उसके बाद आया तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, एटॉमिक मास, और लास्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ऑल दीज 7 टर्म आर द बेसिक टर्म। ये सभी बेसिक टर्म है। जैसे हम लोग का शरीर 5 बेसिक तत्व से बना हुआ है, उसी ढंग से सारा फिजिक्स का टोटल फिजिकल टर्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी 7 फिजिकल टर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब है कि ये 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए, अब मेरा टारगेट है डायमेंशन, तो हम इसको डायमेंशनल स्टेप पे जोड़ते हैं। तो इसको इंडिकेट करने के लिए हम मास नहीं लिख के एम लिखेंगे, चाहे वो किलोग्राम में मास दिया रहे, ग्राम में दिया रहे, पाउंड में दिया रहे, किसी भी सिस्टम यूनिट सिस्टम में दिया रहे, सबको हम एम से इंडिकेट करेंगे। लेंथ, लेंथ में आ जाता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट, पर जितना भी तरह का डिस्टेंस है, इवन रेडियस, सरकमफेरेंस, डायमीटर, ऑल दीज आर ए टाइप ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो वो सभी इसमें आएगा, उसको इंडिकेट करेंगे एल से। मींस रेडियस को भी एल से इंडिकेट करेंगे। डायमेंशनल प्लेटफॉर्म पर रेडियस को एल से, डायमीटर को भी एल से, सरकमफेरेंस को भी एल से, इवन हाइट, थिकनेस, डेप्थ वगैरह सबको एल से इंडिकेट करेंगे। किस पर? सिर्फ डायमेंशनल प्लेटफॉर्म पर। अब ऐसा नहीं कि फिजिक्स में और सभी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो रेडियस के स्थान पर एल लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। रेडियस के स्थान पर आर ही लिखेंगे, ठीक है, या फिर डिस्टेंस के स्थान पर एस लिखेंगे, ओके। टाइम को टी से। ये तीनों फंडामेंटल टर्म शुरू से आ रहा था 1960 से पहले। उसके बाद जब आगे बढ़ा साइंस तो 4 और अटैच किया गया। तब यहां पर तुम नोटिस ले रहे होगे कि मास का फर्स्ट वर्ड है एम, इसलिए एम से दिया गया। लेंथ का पहला वर्ड एल, टाइम का पहला वर्ड टी। बट जो रेस्ट 4 है उसको उसके नाम के पहला वर्ड से नहीं इंडिकेट किया जाता है, इसको याद रखना। ऐसा नहीं कि फिर इलेक्ट्रिक करंट को ई से लिख देना, टेम्परेचर को टी से लिख देना। देखो यहां पर फिर दिक्कत हो जाएगा। टेम्परेचर टी, ऑलरेडी टाइम को टी से इंडिकेट किया गया है। तो ये सब प्रॉब्लम आया था, तो उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या किया, इस सब को इसके फंडामेंटल यूनिट, बेसिक यूनिट से लिया। इलेक्ट्रिक करंट है एम्पियर, इसलिए इसको ए से, किसी की बुक में आई से भी इसको इंडिकेट किया है, ठीक है। टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, को के से। ये सब एसआई सिस्टम में है। एटॉमिक मास का मोल, और ये कैंडिला को सीडी से इंडिकेट किया। All these are the notation associated with the different fundamental physical term. फिर से हम बता दें, ये सभी नोटेशन हम यूज करेंगे ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशन, ठीक है। इसके बाद आता है इससे रिलेटेड जितना भी टर्म है, मतलब ऑल टर्म which are associated directly or indirectly with this basic term is called derived term. derived term, ठीक है। देखो एक चीज और हम साथ साथ बताते चलें, इसको तुम याद कैसे रखोगे। हम बताए 3 प्लेटफॉर्म है। लक्ष्य, टारगेट, टारगेट हो गया डायमेंशन, डायमेंशन से रिलेटेड, डायमेंशन के लिए क्या क्या टॉपिक, क्या क्या सब्जेक्ट का जरूरत पड़ेगा उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। साथ साथ उसके बाद ये सब आता है चिंतन, फिर आएगा बात मनन में। तो हम इसको याद कैसे रखेंगे, सातों फिजिकल टर्म।
ऐसा होना चाहिए ताकि तुमको याद रखने में आसानी हो। पढ़ो इस ढंग से ताकि टोटल सब्जेक्ट याद रहे। तो मैं ट्रिक बताता हूं इसको याद रखने के लिए। फिजिक्स में जितना भी मैं पढ़ाऊंगा सबके लिए ट्रिक दूंगा, वो आ गया मनन में, ठीक है। तो हमारे रिस्पेक्टेड फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम को तुम लोग जानते होंगे। उनके बेसिक गुरु थे जो शुरू शुरू में उनको पढ़ाए थे और मोटिवेट किए थे इस ओर, वो थे मोहम्मद टेटीकाल। मोहम्मद वेरी इजी नाम है, तुम लोग जानते होंगे। जिस समय वो शपथ ग्रहण कर रहे थे उस समय इसका नाम आया था, पेपर वगैरह में भी उठा था, मोहम्मद टेटीकाल का। तो ये जब मैंने सुना मोहम्मद टेटीकाल का नाम तो मेरे दिमाग में ये आया। देखो क्या है, एम से मास हो गया तुम्हारा, डी से डिस्टेंस, डिस्टेंस में लेंथ आ गया, टे से टेम्परेचर, ये आ गया टेम्परेचर तुम्हारा, टी आई से टाइम, टाइम आ गया, सी से करंट, करंट आ गया, ए से एटॉमिक मास, एटॉमिक मास आ गया, एल से ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मोहम्मद टेटीकाल, इसको नोट कर लो तुम लोग कॉपी पर, मोहम्मद टेटीकाल। तो ये अगर वर्ड तुमको याद है तो सातों फंडामेंटल फिजिकल तुम इजीली बता सकते हो। एक बार हमको याद है कि हमारे रिलेटिव थे, वो आईएएस का इंटरव्यू दे रहे थे, तो उनसे पूछा गया था कि उसका मेन सब्जेक्ट फिजिक्स था, तो उनसे पूछा गया था कि आप 1 मिनट में 20 डेराइव्ड फिजिकल टर्म का नाम बताएं। तो उस समय जब ये प्रश्न मेरे सामने आया कि 1 मिनट में हम 20 डेराइव्ड टर्म को कैसे बताएं, तो वो नहीं बता पाए। वो लगभग 8-9 बता पाए, इसके बाद ध्यान में नहीं। हालांकि ऐसी बात नहीं कि वो नहीं जानते हैं, तुमसे भी अगर कहा जाएगा तो ऐसी बात नहीं कि तुम नहीं जानते हो, तुम जानते हो, बट वहां पर तुमको याद करने में कहा जाता है कि बहुत सारी बात पेट में है, मुंह में लाना है। पेट में रहता है, मुंह में जल्दी नहीं आता है, तो उसके लिए हम ट्रिक बताते हैं कि कैसे पेट में है तो उसको मुंह में कैसे लाओगे। हो गया क्लियर फंडामेंटल टर्म, मोहम्मद टेटीकाल। एम से मास, डी से डिस्टेंस, टे से टेम्परेचर, टी आई से टाइम, सी से करंट, ए से एटॉमिक मास, एल से ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब आते हैं डेराइव्ड टर्म। अभी अभी हम बताए ऑल फिजिकल टर्म व्हिच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द फंडामेंटल टर्म कॉल्ड डेराइव्ड टर्म, ठीक है। तो डेराइव्ड टर्म, पहले हम ट्रिक तुमको बता दें। एसपी की वाइफ, हम क्या बता रहे हैं, डेराइव्ड टर्म, मतलब तुम 1 मिनट में 20 डेराइव्ड टर्म कैसे इमीडिएटली लिख सकते हो। एसपी की वाइफ VCP दे रही है, कैसे भाई, DAV फॉर, DAV स्कूल का नाम है, सभी बच्चा जानता है, DAV फॉर से। देखो एस से स्पीड, पहले मैं बोलते जाता हूं। एस से स्पीड, पी से प्रेशर, की से कॉप्शन, डब्ल्यू से वर्क, आई से इंपीडेंस, एफ से फ्रीक्वेंसी, ई से एनर्जी, बी से वॉल्यूम, सी से चार्ज, पी से प्रेशर, डी से डेंसिटी, आर से रेजिस्टेंस, ही से हीट, डी से डिस्प्लेसमेंट, ए से एक्सेशन, बी से वेलोसिटी, एफ आर से फोर्स, एम से मोमेंटम। हाफ मिनट भी नहीं लगा और इसके बाद फिर मोहम्मद टेटीकाल बोल दो। तो इस टाइप का क्वेश्चन आईएएस वगैरह में पूछा जाता है अगर तुम फिजिक्स में सब्जेक्ट लोगे तब। अब आते हैं, नोट बाद में करा देंगे, पहले हम टॉपिक पे आते हैं। derived term, such term which depends upon fundamental term, वो सभी टर्म जो फंडामेंटल टर्म पर डिपेंड करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कुछ तो ऐसा है जो डायरेक्ट फंडामेंटल टर्म से जुड़ जाता है, कुछ ऐसा जो इनडायरेक्टली फंडामेंटल टर्म से जुड़ता है। ऐसे तो देयर आर सो मेनी फिजिकल टर्म जिसको याद रखना पॉसिबल नहीं है कि सबका डायमेंशन याद रखें। इतना ज्यादा याद करना है हम लोग के फिजिक्स के चैप्टर में कि वो मुश्किल होगा। फिर भी 6 या 7 ऐसा डायरेक्ट फिजिकल टर्म है जिसका फॉर्मूला, यूनिट और डायमेंशनल इक्वेशन
याद रखना चाहिए। अगर ये सब याद है तो फिर आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुमको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा इसी 6-7 के अंदर आ जाएगा। जैसे फर्स्ट लेते हैं स्पीड। स्पीड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को एल से इंडिकेट, टाइम को टी से, एल टी पर पावर -1। अब देखो तुम्हारे सामने एक इक्वेशन आया। इफ यू नो दिस इक्वेशन एल टी पर पावर -1, देन you can find out the all fundamental physical term which are related with speed। अगर तुमको ये इक्वेशन याद है, ये तो बहुत बेसिक है, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये याद है और तुमसे कोई पूछे कि स्पीड किस किस फंडामेंटल टर्म से रिलेटेड है, तो तुम डायरेक्ट बता दोगे लेंथ यानी डिस्टेंस, टाइम। ठीक है। अब जैसे तुम शरबत बनाना चाह रहे हो तो कितना चीनी डाल लें ताकि मिठास हो, यह भी डिपेंड करता है अमाउंट पे। दवाई बनता है, किसी भी चीज का दवाई बनता है तो अमाउंट पे उसका कंटेंट काम करता है। उसी ढंग से जैसे आ जाओ वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ऑल्दो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, ठीक है। कैसे अलग है अगला स्टेप में हम बताएंगे। तो डिस्टेंस इट इज रिलेटेड विथ एल टाइम टी, एल टी पर पावर -1। ठीक है। यहां पर मैं बताता चलूं, स्पीड और वेलोसिटी बोथ आर डिफरेंट बट इट्स डायमेंशनल इक्वेशन आर सिमिलर। तो हम अगला स्टेप में बताएंगे कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। वेलोसिटी आते हैं एक्सीलरेशन में, दैट इज वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी को ऑलरेडी यू नो, वेलोसिटी का हो गया एल टी पर पावर -1, टाइम का हो गया टी, हो गया एल टी पर पावर -2। अब यहां देखो वेलोसिटी में टाइम पर पावर -1, इसको तुम यहां से लेके चलो। लेंथ पर पावर 1 है, एक्सीलरेशन में भी लेंथ पर पावर 1 है, स्पीड में भी लेंथ पर पावर 1 है। मतलब जो इंपॉर्टेंस, जिस मैग्नीट्यूड के साथ स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन में लेंथ का है, ठीक है, वो टाइम का नहीं है। टाइम देखो यहां पर टाइम पर पावर -1, यहां टाइम पर पावर -2। जैसे तुम कहो कि कोई शरबत है वो कम मीठा है, कोई शरबत ज्यादा मीठा है, इसका मतलब जो कम मीठा उसमें ये चीनी कम है और जो ज्यादा मीठा उसमें चीनी ज्यादा है। तो इस दोनों को तुम ऑब्जर्व करो तो तुम देख रहे हो कि इसमें टाइम का रोल इसकी अपेक्षा ज्यादा है। ठीक है। उसी ढंग से आते हैं फोर्स में। फोर्स दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्शन। बेटा एक्सेलरेशन को a+c पर पावर n से भी लिखा जाता है, इसको ध्यान देना। a+c पर पावर n मीन्स एक्सेलरेशन हुआ। मास का हो गया m, एक्सेलरेशन l t पर पावर -2 निकाल चुके एक्सेलरेशन का। अब यहां पर देखो स्पीड और फोर्स में हम चलते हैं, क्या क्या डिफरेंस तुमको मिलता है। अगर ये तुम इक्वेशन जान रहे हो और ना तुमको स्पीड का डिफिनेशन मालूम है ना ही फोर्स का डिफिनेशन मालूम, बट यू नो दिस इक्वेशन, स्पीड के लिए एल टी पर -1, फोर्स के लिए एम एल टी पर -2, तो तुम देखोगे कि इन दोनों में क्या क्या फर्क है। एक, स्पीड मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, स्पीड में मास का कोई रोल नहीं है, ठीक है, लेकिन फोर्स में मास का रोल है। अब स्पीड में टाइम -1 पावर लेके है, जबकि फोर्स में टाइम -2 पावर लेके है, ठीक है। और स्पीड और फोर्स में लेंथ सेम पावर लेके है। तो तुम यहां पर देख रहे हो कि सभी फिजिकल टर्म के बीच जो फंडामेंटल टर्म का डिपेंडेंट रोल है वो
इस इक्वेशन से क्लियर हो जाता है। इसी ढंग से हम आते हैं एनर्जी या वर्क, एनर्जी और वर्क दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का ऑलरेडी वी हैव डिराइव्ड इट ml t पर पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट का हो गया l। ठीक है, यहां देखो हम बड़ी ब्रैकेट रखे हैं। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये बड़ी एक इस फोर्स को इंडिकेट कर रहा है, ये लेंथ को, डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर रहा है। यहां पे तुम कर सकते थे फोर्स में मास को इस ढंग से घेर के कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एनर्जी। अब यहां आ गया ml² t पर पावर -2। तो इस इक्वेशन से तुम देख रहे हो कि लेंथ और ये सिर्फ लेंथ के पावर में फर्क आ रहा है। ठीक है, तो एक और ले लो, चार्ज इक्वल टू करेंट इंटू टाइम। करंट को ए से, टाइम को टी से। मींस चार्ज मास पर डिपेंड नहीं करता है, चार्ज लेंथ पर भी डिपेंड नहीं करता है। तो अगर हम सिर्फ ये इक्वेशन को जान रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि चार्ज किस पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ये इक्वेशन दे रहा है तुमको। इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारा रिजल्ट तुम पता कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा तुम पता कर सकते हो। हम आगे देखेंगे कि कोई भी इक्वेशन अगर है तो वो सही है कि गलत है। अब जैसे एनर्जी है, वी आर नॉट अवेयर विथ, मतलब कि एनर्जी किस पर डिपेंड करता है। मान लो कि हम नहीं जानते हैं, हमको E = mc² ये फॉर्मूला मालूम नहीं है, लेकिन हम प्रैक्टिकली ये देख रहे हैं कि एनर्जी मास से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे मान लो कि थोड़ा सा ईंधन है और ज्यादा ईंधन है, तो कम ईंधन से तुमको कम एनर्जी मिलेगा, ज्यादा ईंधन से ज्यादा एनर्जी मिलेगा। इसका मतलब एनर्जी मास पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और एनर्जी हो सकता है ईंधन के लेंथ पर भी डिपेंड करता है, हो सकता है ये उसके नेचर पर डिपेंड करता है, हो सकता है इसके डेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो ये सारा एस्पेक्ट मेरे ब्रेन में आ सकता है कि एनर्जी किस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम इस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे तो हम पकड़ लेंगे कि एनर्जी सिर्फ मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। वो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। ये हम तुमको एग्जांपल से बताएंगे। जैसे फोर्स, तो तुम देखते हो कि फोर्स, अगर किसी वस्तु में मास ज्यादा है तो उस पर फोर्स लगाओ तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा, अगर मास कम है उतना ही फोर्स लगाओ तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब यहां पर एक एनालिसिस मेरे ब्रेन में आता है कि फोर्स मास पर डिपेंड करता है, ठीक है, एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये टाइम पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है, ये फोर्स बॉडी के डेंसिटी पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है, ये फोर्स बॉडी के एनर्जी पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। तो ये सारा जो उधेड़-बुन है, ये सारा जो प्रॉब्लम है, उसको हम इस प्लेटफॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस प्लेटफॉर्म के द्वारा सो मेनी इन्वेंशन, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स है जिसमें इन्वेंशन, एक्सप्लेनेशन, मेजरमेंट एंड यूजेज ऑफ लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, तो सारा लॉ ऑफ नेचर से जुड़ा हुआ है। साइंस इज द नेचर। साइंस का बेसिक डिफिनेशन है नेचर इज द साइंस। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके व्हाट इज डायमेंशन पर। समझ गए डायमेंशन क्या है? हम एक प्लेटफॉर्म तुम्हारे सामने एक्सप्लेन किए कि इस प्लेटफॉर्म से क्या क्या हमको रिजल्ट मिलेगा। कुछ तो डायरेक्टली एक्सप्लेन्ड है और कुछ इनडायरेक्टली एक्सप्लेन होगा, जिसको हम यहां पर एक्सरसाइज के द्वारा बताएंगे तुमको। अब चलते चलते एक बात और बता दे, ये तो हुआ
फिजिकल टर्म को कैसे हम दो भाग में बांटे, साइंटिस्ट किस ढंग से दो भाग में बांटा, मतलब एक दूसरे के डिपेंडेंस के ऊपर। कुछ फिजिकल टर्म है जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, दैट इज मोहम्मद टेटी का 7 फिजिकल टर्म है। कुछ टर्म ऐसा है जो एक दूसरे पर डिपेंड करता है। अब तक तुम लोग 10th क्लास तक जितना पढ़े हो उसमें आ जाएगा सारा का सारा फिजिकल टर्म, SPQY VCP दे रही है DAV फॉर्म से। अब आते हैं हम कि एक दूसरे साइंटिस्ट ने इसको दूसरे तरह से दो पार्ट में बांटा है। हम सिर्फ वही सब टॉपिक, वही सब सब्जेक्ट ले रहे हैं जो तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है या जो तुम्हारे सिलेबस से जुड़ा हुआ, क्योंकि टाइम कम है इसलिए हम चाह रहे हैं कम से कम समय में तुम्हारा सारा सिलेबस समाप्त हो जाए। तो दूसरे अनुसार कुछ फिजिकल टर्म ऐसा है जो इसके डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर डायरेक्शन चेंज करो तो उसका वैल्यू चेंज कर जाएगा। जैसे स्पीड का डायरेक्शन चेंज करो, बॉडी के स्पीड, अगर कोई बॉडी का स्पीड को तुम रीड कर रहे हो और बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर दो तो स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट पे फर्क पड़ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा, वेलोसिटी बदल जाएगा। अगर बॉडी एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, फोर्स लगा रहे हो, अगर उसी बॉडी का डायरेक्शन चेंज करो तो फोर्स का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, या वही फोर्स अगर रखते हो तो एक्सेलरेशन चेंज कर जाएगा। मतलब शॉर्ट में कि कुछ फिजिकल टर्म ऐसा है जिसका सिर्फ डायरेक्शन बदल दो तो वैल्यू बदल जाएगा, और जिसका डायरेक्शन बदलने से वैल्यू नहीं बदलता है, ऐसा भी कुछ टर्म है। तो इतना ही नहीं फर्क है, जिसका डायरेक्शन बदलने से वैल्यू बदल जाता है उसका सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में फर्क पड़ जाता है। किसके बनिस्पत? जिसका डायरेक्शन बदलने से वैल्यू नहीं बदलता है। तो इसको हम अगला क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, इस टॉपिक को लेंगे। अभी सिर्फ चूंकि फिजिकल टर्म है और टाइप्स बता रहे थे तो उससे रिलेटेड हम थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं 1 मिनट में कि ऑल दोज फिजिकल टर्म which are depending upon its direction, है ना। ऑल फिजिकल टर्म डिपेंडिंग अपॉन इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। सदिश, हिंदी में सदिश, स माने साथ, दिश माने दिशा, जो दिशा के साथ साथ प्रभावित हो, दिशा के ऊपर प्रभावित हो, ठीक है, वो हो गया सदिश वेक्टर। ठीक है, अब तुमको याद करा देते हैं वेक्टर का एग्जाम्पल। जो अब तक जितना फिजिकल टर्म पढ़े हो उसमें वेक्टर का एग्जाम्पल हुआ तुम्हारा DAV फॉर। नोट कर लो अगर नोट करना चाहते हो तो। DAV फॉर, डी से डिस्प्लेसमेंट, और भी वेक्टर टर्म है, लेकिन अब तक तुम जितना पढ़े हो वो सब याद रखो। डिस्प्लेसमेंट आगे देख लेना, ए से एक्सीलरेशन, V से वेलोसिटी, FOR से फोर्स, M से मोमेंटम। इतना फिजिकल टर्म तुम लोग 10th तक पढ़े हो, इसलिए हम सिर्फ उसी को लिए हैं जो 10th में तुम पढ़े हो। 11th में बहुत सारा फिजिकल टर्म आएगा, जो कुछ वेक्टर होगा, कुछ स्केलर होगा, तो लास्ट में जब हम ब्रीफिंग करेंगे तो वहां पर भी ट्रिक देंगे। अभी हो गया वेक्टर का ट्रिक, और दूसरा ट्रिक है मोहम्मद टेटी का, और SPQY VCP दे रही है, वो सारा स्केलर है। मोहम्मद टेटी काल, नोट कर लो, ये तुम्हारे लिए हम छोड़ रहे हैं। M से क्या होगा, D से डिस्टेंस, ये सब एक्सप्लेन करोगे। और दूसरा है SP की Y, अलग अलग है। W से वर्क, I से इंपीडेंस, F से फ्रीक्वेंसी, E से एनर्जी, VCP दे रही है DAV फॉर्स। ये ट्रिक है, इसको नोट कर लो। वो इसमें नहीं दिए हैं, अगला क्लास से ट्रिक भी हम इसमें डाल देंगे। मोहम्मद टेटी काल, ये फंडामेंटल टर्म का ट्रिक है, फंडामेंटल टर्म। और ये हो गया डेराइव टर्म, वो भी डेराइव टर्म हुआ, डेराइव टर्म। ये सारा स्केलर हो गया, अब वो सारा वेक्टर हो गया।
ठीक है, उतार लिए होगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। उसका बेस सारा तुम्हारे सामने हम रख चुके हैं। आशा है कि तुम समझ रहे हो कि डायमेंशन और डायमेंशनल इक्वेशन क्या है। अब आते हैं टॉपिक पे। क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, व्हाट इज डायमेंशन एंड डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, डायमेंशन एंड डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक, तो अभी जो डिस्कस कर रहे थे तुम समझ ही गए होगे कि डायमेंशनल इक्वेशन क्या है और डायमेंशन क्या है। ठीक है, अब हम इसको एक बार कैसे लैंग्वेज में इसको तुम एक्सप्लेन करोगे उसको हम डील कर देते हैं, फिर इसके प्रॉपर्टी पे आते हैं। इसको ऑफ कैसे करें। ठीक है, ध्यान दो, डायमेंशन एंड डायमेंशनल इक्वेशन। देखो डायमेंशन, अभी अभी तुम देखे हो, जैसे स्पीड का हमने लिया L⁻⁻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 ⁻
पावर -2, वर्क का हमने ml² टी पर पावर -2। ठीक है, अब देखो ये हो गया इक्वेशन। तो तुम देख रहे हो कि ये इक्वेशन वह इक्वेशन है जो किसी डेराइव्ड टर्म से जुड़े फंडामेंटल टर्म के साथ रिलेशन बताता है। तो इसको तुम लैंग्वेज में कर सकते हो, सच इक्वेशन which gives the relation of fundamental term associated with the derived term is called dimensional equation। फिर से सुनो, सच इक्वेशन वह समीकरण which gives the relation between all fundamental term, ठीक है, with derived term is called dimensional equation। तो अगर तुम इसको समझ गए होगे तो उम्मीद है कि ये डिफरेंशियल रखने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर से हम एक बार दोहरा रहे हैं। डायमेंशनल, हिंदी में डायमेंशनल इक्वेशन वह इक्वेशन है जो किसी डेराइव्ड टर्म से जुड़े सभी फंडामेंटल टर्म के साथ रिलेशन बताता है। ठीक है, फिर से अगेन, dimensional equation is such equation which gives the relation of fundamental term with derived term। हो गया डायमेंशनल इक्वेशन। दूसरा है डायमेंशन। तो तुम देख रहे हो कि स्पीड में मास का कोई रोल नहीं है, लेकिन वर्क में मास का रोल है, फोर्स में मास का रोल है। ठीक है, तो स्पीड में टाइम कितना पावर से रोल कर रहा है, -1 पावर से, वर्क में -2 पावर से, फोर्स में -2 पावर से। तो ये जो पावर है इसी को डायमेंशन कहेंगे। मतलब स्पीड में टाइम का डायमेंशन -1 है। जैसे जस्ट तुमको शरबत का कहानी बताया, कम मीठा है उसमें 1 ग्राम चीनी डाले, जो ज्यादा मीठा है उसमें 2 ग्राम चीनी डाले। तो डायमेंशन इस प्रकार से क्या बताता है, उसके क्वांटिटी का रिलेटिव डिस्कशन देता है ना। मतलब यहां टाइम पर -1 ये जो पावर है वो हो गया डायमेंशन। मतलब तुमसे पूछा जाए कि स्पीड में डायमेंशन का पावर क्या है या स्पीड में टाइम का डायमेंशन क्या है, तुम बोलोगे -1। फोर्स में डायमेंशन टाइम का क्या है, तो -2। वर्क में टाइम का डायमेंशन -2 है। तुमसे सवाल करेगा कि फोर्स और वर्क में टाइम के डायमेंशन का अनुपात क्या होगा, तो फोर्स में टाइम का डायमेंशन -2, वर्क में टाइम का डायमेंशन -2, -2 / -2 बराबर ये 1 आंसर होगा।
ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तुमसे पूछा जाएगा कि स्पीड में या स्पीड, मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, करंट, इसमें से किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता है। तुमको अगर डायमेंशनल इक्वेशन मालूम है तो तुम बता दोगे कि स्पीड सिर्फ लेंथ और टाइम पे डिपेंड करता है, बाकी इलेक्ट्रिक करंट और एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। तुमको कहा जाएगा कि जैसे फिजिकल टर्म कुछ दे देगा, उसका कहेगा इसका डायमेंशन क्या होगा, तो तुमको डायमेंशन वहां पर निकालना होगा। बहुत सारा ऐसा फिजिकल टर्म है, हम स्लाइड में डाल दिए हैं। सर एक मिनट से निकाल, लास्ट में है। बहुत सारा ऐसा फिजिकल टर्म है जो कि स्लाइड में दिया हुआ है, या बहुत सारा बुक्स में भी तुम देखोगे, वो सब तुमको मिलेगा। देखो यहां पर ये सारा है, ठीक है। एरिया m पर पावर 0, l पर पावर 2, ठीक है, t पर पावर -0, ये सॉरी 0। तो इसका मतलब है कि अगर एरिया में पूछा जाए कि मास का डायमेंशन क्या, तो बताओगे 0, टाइम का डायमेंशन 0, लेंथ का डायमेंशन 2, ठीक है। ऑल दीज आर द फिजिकल टर्म व्हिच आर डिस्प्लेड हियर। तो इसमें बहुत सारा ऐसा फिजिकल टर्म है जो तुम पढ़ोगे 12th क्लास में, ठीक है। तो 11th क्लास से कुछ 10th का फर्स्ट जो तुम्हारा ये दिया हुआ है फर्स्ट टेबल, देखो ये सब सारा का सारा तुम फर्स्ट टेबल में सारा का सारा तुम 11th क्लास, ये 10th क्लास में पढ़ चुके हो। तो हम जहां तक समझते हैं कि ये सब डायमेंशन निकालने के लिए प्रैक्टिस अपने से करो, अपने से प्रैक्टिस करो, क्योंकि वहां पर दिया जाएगा तो तुम को जब तक प्रैक्टिस किया हुआ नहीं रहेगा तुम जानते हुए भी आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। कुछ ऐसा फिजिकल टर्म है जो बार बार पूछा जाता है, तो वो हम अगला क्लास में बताएंगे कि देखो कौन कौन सा फिजिकल टर्म है और इसको किस प्रकार से तुम उसका डायमेंशनल इक्वेशन याद रख सकते हो, ये सब हम बताएंगे बाद में। पहले अभी चलते हैं, ठीक है। तो तुम समझ गए कि डायमेंशन और डायमेंशनल इक्वेशन क्या है। अब कुछ इसके साथ प्रॉपर्टीज है जो कि हमको जानना चाहिए। प्रॉपर्टी, ऐसे तो प्रॉपर्टी बहुत सारा है, लेकिन इसमें कुछ खास प्रॉपर्टी है जो काफी मदद करता है इन्वेंशन, एक्सप्लेनेशन और मेजरमेंट में। इन्वेंशन, एक्सप्लेनेशन और मेजरमेंट में, ठीक है। तो हम बताते हैं, समय कम है इसलिए अभी हम ये जैसे तुम वो सारा स्लाइड में दिया हुआ है, तुम उसको देखोगे, फिर अगला दिन उसको हमें डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो कपूर, KAPUR, कपूर। के से करेक्टनेस, हालांकि करेक्टनेस सी से शुरू होता है, लेकिन चूंकि ये तो ट्रिक है याद रखने के लिए। के से करेक्टनेस, करेक्टनेस। ए से एसोसिएट, पी से पावर, यू से यूनिट, एंड अननोन टर्म, अननोन टर्म, आर से रिलेशन। देखो करेक्टनेस, कोई भी इक्वेशन है तुम पढ़ चुके हो, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। मान लो तुमको पता नहीं कि इक्वेशन सही है गलत है, तुमको नहीं याद है, तुम अगर डायमेंशनल इक्वेशन के मेथड को इस्तेमाल करो तो तुम पता लगा सकते हो कि ये इक्वेशन सही है कि गलत है। कोई भी इक्वेशन दिया हो, तुमको एग्जाम में ऐसा सब इक्वेशन दिया रहेगा जिसको तुम कभी देखे भी नहीं हो, वहां पर तुमको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। उसी ढंग से मतलब हम डायमेंशनल मेथड को यूज करके किसी भी इक्वेशन के करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। एसोसिएट, जैसे फोर्स, तुम जानते हो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब तुम्हारे सामने प्रॉब्लम आता है कि फोर्स डेंसिटी के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं, एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं। अब तुमको दे देगा कि इनडायरेक्टली
फोर्स डेंसिटी पर भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि फोर्स मास से जुड़ा हुआ है, मास डेंसिटी से जुड़ा हुआ है, तो फोर्स डेंसिटी से भी जुड़ा हुआ है, तो किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो कई सारा फिजिकल टर्म को फोर्स से जोड़ना है, डेंसिटी को जोड़ना है फोर्स से, एनर्जी को जोड़ना है फोर्स से, पावर को जोड़ना है फोर्स से। तुम डायमेंशन मेथड से कर सकते हो। पावर जैसे दे दिया है एनर्जी बराबर हाफ mc², यू तुम नहीं जान रहे हो ई बराबर हाफ, लेकिन ये तुम जान रहे हो कि एनर्जी m और c पर डिपेंड करता है, तो तुम इस मेथड का इस्तेमाल करके पता लगा सकते हो कि m पर पावर कितना होगा, c पर पावर कितना होगा। ठीक है, यूनिट एंड अननोन टर्म। यूनिट जानने के लिए तुमको फॉर्मूला जानना होगा, बट इफ यू नो द फॉर्मूला देन यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट इट्स यूनिट। इफ you do not know ये फॉर्मूला, तुमको अगर फॉर्मूला मालूम नहीं है तो डायमेंशनल इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, और कोई भी इक्वेशन में कोई अगर जैसे मान लो तुम नहीं जानो कि ए क्या है, तो तुम इस मेथड से निकाल सकते हो। रिलेशन, अब तुमको दिया गया है कि फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, टाइम और मोमेंटम, ये चारों में किस पर डिपेंड करता है, किस पर नहीं डिपेंड करता, और फोर्स का रिलेशन क्या होगा। ठीक है, ओम्स लॉ तुम पढ़े हो, I बराबर E/R, तो ये फॉर्मूला कैसे होगा, तो ये सब रिलेशन तुम इससे डिराइव कर सकते हो। बेटा हम नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे, सारा स्लाइड में दिया हुआ है, तुम इसको देखना और बाकी सब क्वेश्चन तुम पुट अप करना इस पर, तो हम अगला क्लास में डिराइव कर। ओके, थैंक यू।